हेलो एवरीवन। अब हम शुरू करते हैं हमारी इकोनॉमिक्स 9th क्लास के एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 4, भारत में खाद्य सुरक्षा। भारत में खाद्य सुरक्षा। खाद्य सुरक्षा का अर्थ है सभी लोगों के लिए सदैव भोजन की उपलब्धता, पहुंच और उसे प्राप्त करने में सामर्थ्य है। यानी कि उपलब्धता, पहुंच और उसे प्राप्त करने में सामर्थ्य जो है वो कहलाता है भोजन का खाद्य सुरक्षा। जब भी अनाज के उत्पादन या उसके वितरण की समस्या आती है तो सहज ही निर्धन परिवार इससे अधिक प्रभावित होते हैं। खाद्य सुरक्षा सार्वजनिक वितरण प्रणाली, शासकीय सतर्कता और खाद्य सुरक्षा के खतरे की स्थिति में सरकार द्वारा की गई कार्यवाही पर निर्भर करती है। किसी देश की जो खाद्य सुरक्षा होती है वो शासकीय सतर्कता और जो अगर खाद्य सुरक्षा में कोई खतरे की स्थिति हो तो सरकार क्या कार्रवाई करती है उस पर डिपेंड करती है। जीवन के लिए भोजन उतना ही आवश्यक है जितना कि सांस लेने के लिए वायु। लेकिन खाद्य सुरक्षा मात्र 2 जून की रोटी पाना नहीं है, बल्कि इससे कहीं अधिक है। मतलब खाद्य सुरक्षा तब होगी, सिर्फ इसका मतलब ये नहीं है कि आपको 2 वक्त की रोटी मिल जाए। इसका मतलब ये भी होता है कि आपको वो सारे न्यूट्रिएंट्स मिलें जो आपकी बॉडी को चाहिए, जो आपके हेल्दी रखने के लिए चाहिए, आपके विकास के लिए चाहिए। वो सारे न्यूट्रिएंट्स चाहिए होते हैं, तब होती है खाद्य सुरक्षा। सिर्फ खाना मिल जाना नहीं होता खाद्य सुरक्षा। खाद्य सुरक्षा के निम्नलिखित आयाम हैं। खाद्य उपलब्धता का तात्पर्य देश में खाद्य उत्पादन, आयात और सरकारी अनाज में भंडारों में संचित पिछले वर्षों के स्टॉक से है। मतलब खाद्य उपलब्धता। पहुंच का अर्थ होता है खाद्य प्रत्येक व्यक्ति को मिलता रहे, और सामर्थ्य का अर्थ होता है कि लोगों के पास अपनी भोजन आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पर्याप्त पौष्टिक और भोजन खरीदने के लिए धन उपलब्ध हो। मतलब उनके पास इनफ मनी हो कि वो पौष्टिक खाना भी खरीद लें, न्यूट्रिएंट्स से युक्त खाना भी खरीद लें और उसे खाएं, ताकि उनकी बॉडी को जो भी न्यूट्रिएंट्स चाहिए वो पूरे होते रहें। किसी देश में खाद्य सुरक्षा केवल तभी सुनिश्चित होती है जब लोगों के पास पर्याप्त खाद्य उपलब्ध हो, सभी लोगों के पास स्वीकार्य गुणवत्ता के खाद्य खरीदने की क्षमता हो, खाद्य की उपलब्धता में कोई बाधा नहीं हो। खाद्य सुरक्षा क्यों? समाज का अधिक गरीब वर्ग तो हर समय खाद्य असुरक्षा से ग्रस्त हो सकता है, परंतु देश में भूकंप, सूखा, बाढ़, सुनामी या फसलों के खराब होने के कारण पैदा हुए अकाल से, राष्ट्रीय आपदाओं से जब राष्ट्र गुजर रहा हो, तो निर्धनता रेखा से ऊपर के लोग भी खाद्य असुरक्षा से ग्रसित हो जाते हैं। मतलब गरीब वर्ग तो हर वक्त ही खाद्य असुरक्षा से ग्रसित रहता है, क्योंकि उन्हें अगर भोजन मिलता भी है तो वो न्यूट्रिएंट्स से युक्त नहीं होता है। लेकिन जब प्राकृतिक आपदाएं या फिर कोई आपदा आती है देश पे, तो जो निर्धनता रेखा है, जिसके बारे में हमने पिछले चैप्टर में डिस्कस किया था, उससे जो ऊपर के लोग हैं, मतलब जो अच्छा जीवन यापन करते हैं, उनकी आजीविका भी अच्छी है, वो भी खाद्य सुरक्षा से ग्रस्त हो जाते हैं। 1970 के दशक में खाद्य सुरक्षा का अर्थ था आधारिक खाद्य पदार्थों की सदैव उपलब्धता। मतलब बस आपको भोजन उपलब्ध होता रहे, नो मैटर कि वो न्यूट्रिएंट से युक्त है या नहीं, आपकी बॉडी की सारी डिमांड को पूरा करे या नहीं। अमर्त्य सेन ने खाद्य सुरक्षा में एक नया आयाम जोड़ा, हकदारियों के आधार पर खाद्य तक पहुंच पर जोर दिया। अमर्त्य सेन थे, इन्होंने मानव विकास पर बहुत काम किया है। हकदारियों का अभिप्राय राज्य या सामाजिक रूप से उपलब्ध कराई गई अन्य पूर्तियों के साथ साथ उन वस्तुओं से है जिनका उत्पादन और विनिमय बाजार में किसी व्यक्ति द्वारा किया जाता है। तदनुसार खाद्य सुरक्षा के अर्थ में काफ़ी परिवर्तन हुआ है। जैसे जैसे टाइम बदलता जाता है, खाद्य सुरक्षा जो है उसकी डेफिनेशन चेंज होती जाती है। विश्व खाद्य शिखर सम्मेलन 1995 में घोषणा की गई कि व्यक्तिगत, पारिवारिक, क्षेत्रीय, राष्ट्रीय और वैश्विक स्तर पर खाद्य सुरक्षा का अस्तित्व तभी है जब सक्रिय और स्वस्थ जीवन व्यतीत करने के लिए आहार संबंधी जरूरतों और खाद्य पदार्थों को पूरा करने के लिए पर्याप्त, सुरक्षित और पौष्टिक यानी कि न्यूट्रिएंट्स से युक्त खाद्य तक सभी लोगों की भौतिक और आर्थिक पहुंच संभव हो। मतलब उनकी पहुंच संभव हो, लेकिन उनके पास पैसा भी हो इनफ कि वो भोजन खरीद पाएं जो कि न्यूट्रिएंट से युक्त भी हो, सुरक्षित भी हो और पर्याप्त भी हो। ऐसा नहीं है कि वो आधा, मतलब इतना खा रहे हैं कि उनका पूरा पेट भी नहीं भर रहा है, तो वो पर्याप्त भी हो। इसके अतिरिक्त घोषणा में यह भी स्वीकार किया गया है कि खाद्य तक पहुंच बढ़ाने के लिए निर्धनता का उन्मूलन किया जाना आवश्यक है। खाद्य सुरक्षा के लिए जो सबसे जरूरी है वो है कि किसी देश में गरीबी ना हो। गरीबी जो है वो खाद्य सुरक्षा की ओर ले जाती है। किसी आपदा के समय खाद्य सुरक्षा कैसे प्रभावित होती है? किसी प्राकृतिक आपदा जैसे सूखे के कारण खाद्यान्न की कुल उपज में गिरावट आती है। इससे प्रभावित क्षेत्र में खाद्य की कमी हो जाती है। मतलब जब कोई प्राकृतिक आपदा आती है तो वहाँ पे उत्पादन नहीं हो पाता, जिससे खाद्य की कमी हो जाती है।
खाद्य की कमी के कारण कीमतें बढ़ जाती हैं। जब डिमांड कम होगी तो इन्फ्लेशन बढ़ेगी। कुछ लोग ऊंची कीमतों पर खाद्य पदार्थ नहीं खरीद सकते। अगर ये आपदा अधिक विस्तृत क्षेत्र में आती है या लंबे समय तक बनी रहती है तो भूखमरी की स्थिति पैदा हो जाती है। व्यापक भूखमरी से अकाल की स्थिति भी बन जाती है। एक छोटी सी प्राकृतिक आपदा कैसे अकाल की ओर ले जाती है ये आप देख सकते हैं। प्राकृतिक आपदा वैसे कोई भी छोटी नहीं होती, उससे नुकसान काफ़ी ज़्यादा भारी होता है और उससे खाद्य असुरक्षा भी बढ़ती है। अकाल के दौरान बड़े पैमाने पर मौतें होती है। भूखमरी तथा विवश होकर दूषित जल या सड़े भोजन के प्रयोग से फैलने वाली महामारियां तथा भूखमरी से उत्पन्न कमजोरी से रोगों के शरीर के प्रतिरोधी क्षमता में गिरावट का कारण होती है। भारत में सबसे भयानक अकाल पड़ा था 1943 में, बंगाल का अकाल। 1943 में बंगाल का अकाल, तब भी हमारा देश अभी तक आज़ाद भी नहीं हुआ था। इस अकाल में भारत के बंगाल प्रांत में 30 लाख लोग मारे गए थे। इतने ज़्यादा नंबर, 30 लाख लोग मारे गए थे। सबसे ज़्यादा खतरनाक अकाल था ये। चावल की कीमतों में भारी वृद्धि से खेतीहर मजदूर, मछुआरे, परिवहनकर्ता और अन्य अनियमित श्रमिक ही प्रभावित हुए। इस अकाल में भी सबसे ज़्यादा वही मरे थे। तो ये कुछ चावल की उपज है जो पहले हो रही थी और 1943 में बहुत कम हो गई थी। बंगाल भारत में बंगाल जैसा अकाल वापिस कभी नहीं पड़ा, लेकिन यह चिंता का विषय है कि आज भी उड़ीसा में कालाहांडी और काशीपुर जैसे स्थान हैं जहाँ अकाल जैसी दशाएं अनेक वर्षों से बनी हुई है। ये एनसीईआरटी पहले लिखी गई थी तो मे बी ये डाटा पुराना हो सकता है। और ऐसी भी सूचना मिली है कि वहाँ भूख के कारण कुछ लोगों की मृत्यु भी हुई है। हाल के कुछ वर्षों में राजस्थान के बारन जिले, झारखंड के पलामू जिले और अन्य सुदूरवर्ती क्षेत्रों में भूख के कारण लोगों की मृत्यु हुई है। अतः किसी भी देश में खाद्य सुरक्षा आवश्यक होती है ताकि सदैव खाद्य की उपलब्धता सुनिश्चित की जा सके। अगर खाद्य सुरक्षा रहेगी तो फूड हमेशा अवेलेबल रहेगा और ऐसी कोई स्थिति नहीं बनेगी। खाद्य असुरक्षित कौन है? एक बड़ा भारत के लोगों में बड़ा वर्ग जो है खाद्य एवं पोषण की दृष्टि से असुरक्षित है। इसमें भूमिहीन आते हैं जिनके पास कम भूमि है, पारंपरिक दस्तकार आते हैं जो कि पारंपरिक सेवाएं प्रदान करते हैं, छोटा मोटा काम करने वाले कामगार और निराश्रित भिखारी वगैरह आते हैं। शहरी क्षेत्रों में खाद्य की दृष्टि से असुरक्षित परिवार हैं वे परिवार हैं जिनके कामकाजी सदस्य प्राय कम वेतन या व्यवसायों और अनियत बाजार में काम करते हैं। अनियत श्रम बाजार में काम करते हैं, मतलब उनकी जो काम है वो फिक्स नहीं होता। वे कामगार अधिकतर मौसमी कार्यों में लगे हैं और उनकी मजदूरी इतनी कम है कि वे मात्र जीवित रह सकते हैं, मतलब उन्हें एक्स्ट्रा नहीं बचता कि अगर कभी उनके पास मनी ना भी हो तो इसका यूज़ करके फूड खरीद सकें और खा सकें। तो ये सब कुछ लोग हैं जो मोस्टली सबसे ज़्यादा प्रभावित रहते ही हैं। खाद्य पदार्थ खरीदने में असमर्थता के कारण सामाजिक संरचना भी खाद्य की दृष्टि से असुरक्षा में भूमिका निभाती है। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ी जातियों के कुछ वर्गों, इनमें निचली जातियाँ, या तो भूमि का आधार कमजोर होता है या फिर उत्पादकता कम होती है, या फिर वो हाइब्रिड सीड्स वगैरह वो नहीं अफोर्ड कर पाते जिससे उत्पादकता बढ़ाई जा सके, और वो खाद्य की दृष्टि से शीघ्र असुरक्षित हो जाते हैं। वे लोग भी खाद्य की दृष्टि से सर्वाधिक असुरक्षित होते हैं जो प्राकृतिक आपदाओं वाले क्षेत्र में रहते हैं, जिन्हें काम की तलाश में दूसरी जगह जाना पड़ता है। कुपोषण से सबसे अधिक प्रभावित महिलाएं होती है। यह गंभीर चिंता का विषय है क्योंकि इससे अजन्मे बच्चों का भी कुपोषण होता है। सपोज कीजिए कि कोई वुमेन प्रेग्नेंट है, अगर वो भी कुपोषण का शिकार है तो ऑब्वियसली उसका जो बेबी होगा वो भी कुपोषण का शिकार होगा, तो उनके बच्चे जो होते हैं अजन्मे बच्चे, वो भी कुपोषण का शिकार हो जाते हैं। खाद्य असुरक्षा से ग्रसित आबादी का बड़ा भाग गर्भवती तथा दूध पिला रही महिलाओं और 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों का है। मतलब खाद्य असुरक्षा से सबसे ज़्यादा बच्चे जो हैं 5 वर्ष से कम उम्र के, और जो प्रेग्नेंट हैं और दूध पिला रही महिलाएं हैं, सबसे ज़्यादा यही ग्रसित हैं और इन्हीं को सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है। देश के कुछ क्षेत्रों जैसे आर्थिक रूप से पिछड़े राज्य है जहाँ गरीबी अधिक है, आदिवासी और सुदूर क्षेत्र, प्राकृतिक आपदाओं से बार बार प्रभावित होने वाले क्षेत्र, ये भी असुरक्षित रहते हैं। वास्तव में उत्तर प्रदेश, दक्षिण पूर्वी और दक्षिण पूर्वी हिस्से में बिहार, झारखंड, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र के कुछ भाग खाद्य की दृष्टि से असुरक्षित लोगों की सर्वाधिक संख्या यहाँ पाई जाती है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य एवं पारिवारिक सर्वेक्षण NHFS 1998 के अनुसार भारत में ऐसी महिलाएं और बच्चों की संख्या लगभग 11 करोड़ के लगभग है। 11 करोड़ बच्चे जो हैं वो कुपोषण का शिकार हैं, खाद्य असुरक्षा का शिकार हैं। भूखमरी खाद्य की दृष्टि से असुरक्षा को इंगित करने वाला
एक दूसरा पहलू है भूखमरी गरीबी की एक अभिव्यक्ति मात्र नहीं है, वह गरीबी लाती है। मतलब भूखमरी जो है वो गरीबी की अभिव्यक्ति नहीं है सिर्फ, बल्कि वो गरीबी लेके आती है। इस तरह खाद्य की दृष्टि से सुरक्षित होने से वर्तमान में भूखमरी समाप्त हो जाती है और भविष्य में भूखमरी का खतरा कम हो जाता है। अगर हम खाद्य की दृष्टि से सुरक्षित हैं तो भूखमरी नहीं होगी, गरीबी भी नहीं होगी और फ्यूचर के लिए भी हम सेफ हो जाते हैं। भूखमरी के दीर्घकालिक और मौसमिक दो आयाम होते हैं। दीर्घकालिक भूखमरी मात्रा या गुणवत्ता के आधार पर अपर्याप्त आहार ग्रहण करने के कारण होती है। मतलब कि जब आपके फूड में गुणवत्ता यानी कि न्यूट्रिएंट्स नहीं है तब होती है, या फिर कम फूड मिल रहा है, मतलब आपको जितना बॉडी को चाहिए उससे आप आधा खा रहे हो, कम खा रहे हो, पर्याप्त नहीं होता, तो इनके कारण जो है वो दीर्घकालिक भूखमरी होती है। गरीब लोग अत्यंत निम्न आय और जीवित रहने के लिए खाद्य पदार्थ खरीदने की अक्षमता के कारण दीर्घकालिक भूखमरी से ग्रस्त हैं। मौसमी भूखमरी फसल उपजाने और काटने के चक्र से संबंध है। यह ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि क्रियाओं की मौसमी प्रकृति के कारण तथा नगरीय क्षेत्रों में अनियमित श्रम के कारण होती है। मतलब जब उनको काम मिला रहता है तब तो वो फूड अफोर्ड कर पाते हैं, लेकिन जब काम नहीं मिलता तब फूड अफोर्ड नहीं कर पाते, तब वो मौसमी भूखमरी का शिकार होते हैं। और वैसे ही ग्रामीण क्षेत्रों में जब फसल नहीं होती तब उन्हें कोई काम नहीं मिलता, तब वो मौसमी भूखमरी का शिकार होते हैं। बरसात के मौसम में अनियमित निर्माण, श्रमिक को कम काम रहता है। इस तरह भूखमरी तब होती है जब व्यक्ति पूरे वर्ष काम पाने में अक्षम रहता है। ये है भारत में भूखमरी से ग्रसित परिवारों का प्रतिशत। स्वतंत्रता के बाद खाद्यान्नों में आत्मनिर्भर होना भारत का लक्ष्य रहा है। मतलब भारत जब आज़ाद हुआ था, स्वतंत्र हुआ था, तब निर्धनता और जो खाद्यान्न है उनको पूरा करना भारत का लक्ष्य रहा है। निर्धनता को खत्म करना और खाद्यान्न उपलब्ध करवाना। स्वतंत्रता के पश्चात भारतीय नीति निर्माताओं ने खाद्यान्नों में आत्मनिर्भरता प्राप्त करने के लिए बहुत सारे उपाय किए हैं। भारत ने कृषि में एक रणनीति अपनाई है जिसकी परिणति हरित क्रांति में हुई। हरित क्रांति जिसको हम पहले भी रीड कर चुके हैं। तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने जुलाई 1968 में गेहूं क्रांति शीर्षक के विशेष डाक टिकट जारी कर कृषि क्षेत्र में हरित क्रांति की प्रभावशाली प्रगति को आधिकारिक रूप से दर्ज किया। गेहूं की सफलता के बाद चावल के क्षेत्र में इस सफलता की पुनरावृत्ति हुई। गेहूं के बाद चावल में इसको किया गया और अनाज की उपज में वृद्धि के समानुपातिक नहीं थी, मतलब उतनी ज़्यादा वृद्धि नहीं हुई जितनी गेहूं में हुई थी। ये कुछ डाटा दिए गए हैं। उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा वृद्धि हुई और 2015-16 में कुल अनाजों का उत्पादन 252.22 करोड़ टन था। 2016-17 में 275.68 करोड़ टन हो गया और गेहूं के उत्पादन में उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में उल्लेखनीय वृद्धि हुई। फिर पश्चिम बंगाल और उत्तर प्रदेश में चावल उत्पादन में उल्लेखनीय वृद्धि हुई। पंजाब का एक किसान HYV प्रकारों वाले गेहूं के खेत के सामने, जिस पर हरित क्रांति पर आधारित है। हरित क्रांति हम ऑलरेडी चैप्टर में देख चुके हैं, तो अगर आपने नहीं देखा है तो वो जाके जरूर देखें। भारत में खाद्य सुरक्षा। 70 के दशक में प्रारंभ में हरित क्रांति के आने के बाद मौसम की विपरीत दशाओं के कारण देश में अकाल नहीं पड़ा है। देश भर में उपजाई जाने वाली विविध फसलों के कारण भारत पिछले 30 वर्षों के दौरान खाद्यान्नों के मामले में आत्मनिर्भर बन गया है। अभी भारत के पास जो है इनफ फूड अवेलेबल रहता है। सरकार द्वारा सावधानीपूर्वक तैयार की गई खाद्य सुरक्षा व्यवस्था के कारण देश में अनाज की उपलब्धता सुनिश्चित हो गई है। खराब मौसम होने के बावजूद भी देश में अनाज की उपलब्धता सुनिश्चित हो गई है। इसके दो घटक हैं, बफर स्टॉक और सार्वजनिक वितरण प्रणाली। अब हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। बफर स्टॉक क्या है? बफर स्टॉक भारतीय खाद्य निगम यानी कि FCI के माध्यम से सरकार द्वारा अधिप्राप्त अनाज, गेहूं, चावल का भंडार है। भारतीय खाद्य निगम अधिशेष उत्पादन वाले राज्यों में किसानों से गेहूं और चावल खरीदता है। किसानों को उनकी फसल के लिए पहले से घोषित कीमतें दी जाती हैं और इस मूल्य को न्यूनतम समर्थित कीमत कहा जाता है। इन फसलों के उत्पादन को प्रोत्साहन देने के लिए उद्देश्य से बुआई के मौसम से पहले सरकार न्यूनतम समर्थित कीमत, मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो होता है MSP, उसकी घोषणा करती है। खरीदे हुए अनाज खाद्य भंडारों में रखे जाते हैं। अगर क्वेश्चन ये है कि सरकार बफर स्टॉक बनाती क्यों है? ऐसा कमी वाले क्षेत्रों में और समाज के गरीब वर्गों तक बाजार कीमत में कम कीमत पर अनाज वितरण करने के लिए किया जाता है।
मतलब सरकार खरीद लेती है और बाद में उन्हें कम कीमत पर उनको भेजती है अनाज जो अफोर्ड नहीं कर सकते। इस कीमत को निर्गम कीमत भी कहते हैं। यह खराब मौसम में या आपदा काल में अनाज की कमी की समस्या हल करने में भी मदद करती है। निर्गम कीमत। फिर है सार्वजनिक वितरण प्रणाली। भारत में खाद्य निगम द्वारा अधिप्राप्त अनाज को सरकार विनियमित राशन दुकानों के माध्यम से समाज के गरीब वर्गों में वितरित करती है। इसे सार्वजनिक वितरण प्रणाली पीडीएस कहते हैं। पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। जो एफसीआई ने अनाज लिया था उसको पीडीएस के थ्रू जो राशन की दुकानें होती है वहाँ पे भेजा जाता है और वहाँ से गरीब वर्गों में वितरित किया जाता है। अब अधिकांश क्षेत्रों में गांवों कस्बों में राशन की दुकानें हैं और ये उन्हें राशन की दुकानों में उन्हें उचित दर वाली दुकानें भी कहा जाता है क्योंकि वहाँ चीनी खाद्यान्न खाना पकाने के लिए मिट्टी के तेल का भंडार होता है और वो उन्हें ठीक प्राइस पे मिल जाता है जिससे उन्हें ज़्यादा पे नहीं करना पड़ता और वो अफोर्ड कर पाते हैं। अफोर्डेबल प्राइस होता है वो। ये सब बाजार कीमत से कम कीमत पर लोगों को बेचा जाता है। मतलब अगर बाजार में 100 रुपये का मिल रहा है तो उसे कम कीमत पर बेचा जाएगा जैसे कि 60 या 70 या उससे भी कम कम कीमत पर बेचा जाता है ताकि अफोर्ड कर पाए लोग और फूड इनसिक्योरिटी ना हो। राशन कार्ड रखने वाला कोई भी परिवार प्रतिमाह इसकी एक अनुबंधित मात्रा जैसे कि 35 किलोग्राम अनाज, 5 लीटर मिट्टी का तेल, 5 किलोग्राम चीनी निकटवर्ती राशन की दुकान से खरीद सकता है। राशन कार्ड के 3 प्रकार होते हैं। निर्धनों में निर्धनों के लिए अंत्योदय कार्ड, निर्धनता रेखा से नीचे यानी कि जो हमने देखी थी निर्धनता रेखा उससे अगर नीचे वाले लोग हैं मतलब कम कमाने वाले उनके लिए बीपीएल कार्ड, बिलो पॉवर्टी लाइन। अन्य लोगों के लिए एपीएल कार्ड यानी कि अबोव पॉवर्टी लाइन। भारत में राशन व्यवस्था की शुरुआत जो है बंगाल के अकाल की पृष्ठभूमि में 1940 में हुई थी। हरित क्रांति से पूर्व भारी खाद्य संकट के कारण 60 के दशक के दौरान राशन प्रणाली पुनर्जीवित की गई। गरीबी के उच्च स्तरों को ध्यान में रखते हुए 70 के दशक के मध्य एनएसएसओ की रिपोर्ट के अनुसार खाद्य संबंधी 3 महत्वपूर्ण हस्तक्षेप कार्य प्रारंभ किए गए। सार्वजनिक वितरण प्रणाली जो पहले से थी लेकिन उसे मजबूत किया गया। एकीकृत बाल विकास सेवाएं जो प्रायोगिक आधार पर 1975 में शुरू हुई थी। काम के बदले अनाज एफएफडब्ल्यू फूड फॉर वर्क 1977-78 में प्रारंभ की गई थी। इन वर्षों में कई नए कार्य शुरू किए गए थे कार्यक्रम और कार्यक्रमों को चलाने के लिए बढ़ते अनुभवों के आधार पर अन्य कार्यक्रमों का भी पुनर्गठन किया गया। वर्तमान में अनेक गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम यानी कि पीएपी पॉवर्टी एबोलिएशन प्रोग्राम चल रहे हैं जो अधिकतर ग्रामीण क्षेत्रों में है। इसमें स्पष्ट रूप से खाद्य घटक है जहाँ सार्वजनिक वितरण प्रणाली दोपहर का भोजन जो होता है वो मिड डे मील और विशेष रूप से खाद्य की दृष्टि से सुरक्षा कार्यक्रम है। अधिकतर पीएपी भी खाद्य सुरक्षा बढ़ाते हैं। रोजगार कार्यक्रम गरीबों में आय बढ़ोतरी कर खाद्य सुरक्षा में बड़ा योगदान देते हैं यानी कि उनको रोजगार उपलब्ध कराया जाएगा उससे उनके कुछ इनकम होगी तो वो फूड अफोर्ड कर पाएंगे और इसे खाद्य सुरक्षा बनी रहेगी। सार्वजनिक वितरण प्रणाली की वर्तमान स्थिति क्या है? सार्वजनिक वितरण प्रणाली खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने की दिशा में भारत सरकार का सर्वाधिक महत्वपूर्ण कदम है। प्रारंभ में यह प्रणाली सबके लिए थी। अब सिर्फ निर्धनों और गैर निर्धनों के बीच कोई भेदभाव नहीं किया जाता था लेकिन अभी पीडीएस को अधिक दक्ष और अधिक लक्षित बनाने के लिए संशोधित किया गया है। 1992 में देश के 1700 ब्लॉकों में पीडीएस आरपीडीएस यानी कि संशोधित सार्वजनिक वितरण प्रणाली शुरू की गई है। इसका लक्ष्य दूरदराज और पिछड़े क्षेत्रों में सार्वजनिक वितरण प्रणाली का लाभ पहुंचाना है। पहले ये सभी के लिए थी लेकिन अब नहीं। जून 1997 से सभी क्षेत्रों में गरीबों को लक्षित करने के सिद्धांत को अपनाने के लिए लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली टीपीडीएस प्रारंभ की गई है। यह पहला मौका था जब निर्धनों और गैर निर्धनों के बीच विभेदक कीमत नीति अपनाई गई। इसके अलावा 2000 में 2 नई योजनाएं अंत्योदय अन्न योजना और अन्नपूर्णा योजना प्रारंभ की गई। ये योजनाएं गरीबों में सर्वाधिक गरीब के लिए तो है अंत्योदय अन्न योजना और दीन वशिष्ठ नागरिक समूहों के लिए है अन्नपूर्णा योजना। इन दोनों योजनाओं का संचालन सार्वजनिक वितरण प्रणाली के वर्तमान नेटवर्क से जोड़ दिया गया है। भारतीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 क्या है? भारतीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013
के तहत खाद्य और पोषण संबंधी सुरक्षा सस्ती कीमतों पर उपलब्ध कराई जाए ताकि मानव गरिमामय जीवन जी सके। गरिमामय जीवन जो है हमारा, वो आर्टिकल 21 में हमें दिया गया है, अधिकार है हमारा, इसलिए गवर्नमेंट उसे सुनिश्चित करने के लिए ये अधिनियम बनाया गया है। इस अधिनियम के तहत 75% ग्रामीण जनसंख्या तथा 50% शहरी जनसंख्या में को योग्य परिवार में वर्गीकृत किया गया है। इन वर्षों के दौरान सार्वजनिक वितरण प्रणाली मूल्यों को स्थिर बनाने और सामर्थ्य अनुसार कीमतों पर उपभोक्ताओं को खाद्यान्न उपलब्ध कराने की सरकार की नीति में सर्वाधिक प्रभावी साधन सिद्ध हुई है। इसने देश में अनाज अधिशेष क्षेत्रों में कमी वाले क्षेत्रों में खाद्य पूर्ति के माध्यम से अकाल और भूखमरी की व्यापकता रोकने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। पीडीएस जो सिस्टम है उसने अकाल वगैरह में भी काफ़ी योगदान दिया है। और इसके साथ ही जो अधिनियम है फूड सिक्योरिटी एक्ट, उसने भी। इसके अतिरिक्त आमतौर पर निर्धन परिवारों के पक्ष में कीमतों का संशोधन होता रहा है। न्यूनतम समर्थित कीमत और अधिप्राप्ति ने खाद्यान्नों के उत्पादन में वृद्धि में योगदान दिया है और खाद्य सुरक्षा प्रदान की है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली को अनेक आधारों पर कड़ी आलोचना का सामना करना पड़ता है। क्योंकि अनाजों से ठसाठस भरे अनाज भंडारों के बावजूद भूखमरी की घटनाएं अभी भी बहुत मिल रही हैं। मतलब भूखमरी पूरे तरीके से ख़त्म नहीं हुई है, अभी भी प्रेजेंट है। एफसीआई के अनाज जो है भंडार अनाज से भरे हैं, लेकिन वो सड़ जाते हैं और या फिर उन्हें चूहे खा रहे हैं। मतलब एफसीआई के जो अनाज भंडार हैं वहाँ पे चूहे खा रहे हैं उन्हें और ख़राब कर रहे हैं अनाज को। अब हम देखते हैं कि अंत्योदय अन्न योजना क्या है। अंत्योदय अन्न योजना जो है दिसंबर 2000 में शुरू की गई थी। इस योजना के अंतर्गत लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली में निर्धनता रेखा से जो नीचे फैमिलीज आते हैं उनमें से 1 करोड़ की लोगों की पहचान की गई और उन्हें राज्य के ग्रामीण विकास विभागों में गरीबी रेखा से नीचे के गरीब परिवारों का सर्वेक्षण के द्वारा चुना गया था और 2 रुपये प्रति किलोग्राम में गेहूं और 3 रुपये प्रति किलोग्राम में अत्यधिक आर्थिक सहायता प्राप्त दर पर प्रत्येक परिवार को 25 किलोग्राम अनाज उपलब्ध कराया गया। अनाज की मात्रा अप्रैल 2002 में 35 ग्राम कर दी गई बढ़ाकर और जून 2003 और अगस्त 2004 में 50-50 लाख अतिरिक्त बीपीएल परिवार 2 बार जोड़े गए हैं। इससे इस योजना में आने वाले परिवारों की संख्या 2 करोड़ हो गई है। पहले 1 करोड़ लोगों को जोड़ा गया था, लेकिन बाद में 50 लाख और 50 लाख और जोड़े गए, अब ये 2 करोड़ हो गए हैं। और इसमें बहुत कम कीमत पर अनाज उपलब्ध करवाया जाता है। सब्सिडी क्या है? सहायकी, जो सरकार द्वारा किसी उत्पादक को बाजार कीमत की अनुपूर्ति के लिए दिया जाता है। सहायकी से घरेलू उत्पादकों की ऊंची आय कायम रखते हुए उपभोक्ता कीमतों को कम किया जा सकता है। इम्पोर्टेंट है ये। वर्ष 2014 में एफसीआई के पास गेहूं और चावल का भंडार 65.2 करोड़ टन था, जो न्यूनतम बफर प्रतिमान से बहुत अधिक था। फिर भी बफर स्टॉक प्रतिमानों से लगातार ऊंचा बना रहा। सरकार द्वारा शुरू की गई विभिन्न योजनाओं के अधीन खाद्यान्नों के वितरण द्वारा स्थिति में सुधार हुआ है। अनाज वितरण से हालत सुधरे, इस पर आम सहमति है कि बफर स्टॉक का उच्च स्तर बेहद अवांछनीय है और बर्बादी भी। मतलब बफर स्टॉक में जितना फिक्स किया गया है उतना होना चाहिए, उससे ज़्यादा जो है वो बर्बादी है, क्योंकि उसे खराब हो जाता है, चूहे खा जाते हैं। विशाल खाद्य स्टॉक का भंडारण बर्बादी और अनाज की गुणवत्ता में हास्य के अतिरिक्त उच्च रखरखाव लागत के लिए भी जिम्मेदार है। न्यूनतम समर्थित कीमत यानी कि एमएसपी, मिनिमम सपोर्ट प्राइस को कुछ वर्ष के लिए स्थिर रखने के लिए गंभीरता से विचार करना चाहिए। वर्धित न्यूनतम समर्थित कीमत पर अनाज की खरीदारी प्रमुख अनाज उत्पादक जैसे राज्यों पंजाब, हरियाणा, आंध्र प्रदेश की ओर से डाले गए दबावों का नतीजा है। इसके अलावा पंजाब, हरियाणा, पश्चिम उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश की कुछ सीमा तक पश्चिम बंगाल यहाँ मुख्यतः 2 फसलों तक सीमित है, गेहूं और चावल। न्यूनतम समर्थित कीमतों में वृद्धि ने विशेषतया खाद्यान्नों के अधिशेष वाले राज्यों के किसानों को अपनी भूमि पर मोटे अनाजों की खेती समाप्त कर धान और गेहूं उपजाने के लिए प्रेरित किया, जो कि मोटे अनाज गरीबों का प्रमुख भोजन है। मतलब उनको धान और गेहूं उपजाने के लिए बोला गया, लेकिन मोटे अनाज जो है वो गरीबों का प्रमुख भोजन है। धान की खेती के लिए सघन सिंचाई से पर्यावरण और जल स्तर में भी गिरावट आई है।
जो ग्राउंड वाटर लेवल है वो काफ़ी कम हो गया है। और पर्यावरण से कैसे, क्योंकि जब धान के बाद उसकी वो पराली जलाई जाती है तो उससे काफ़ी पोल्यूशन होता है। इन राज्यों में कृषिगत विकास को बनाए रखने के लिए खतरा पैदा हो गया है। एमएसपी कीमतों के बढ़ने से सरकार की खाद्यान्न की वसूली अनुरक्षण लागत बढ़ गई है। एफसीआई की बढ़ती परिवहन भंडारत लागत ने इसे और भी ज़्यादा बढ़ा दिया है। पीडीएस डीलर जो हैं अब अधिक लाभ कमाने के लिए अनाज को खुले बाजार में बेचना, राशन दुकानों में घटिया अनाज बेचना और दुकान कभी कभार खोलने जैसे उपचार करते हैं। मतलब जो पीडीएस जिन राशन दुकानों पर प्रोवाइड कराया जाता है कि वो आगे वितरित करें, वो खुद भी बहुत ज़्यादा इसको नुकसान पहुंचाते हैं। जैसे कि वो उन्हें खुले बाजार में बेचते हैं ज़्यादा प्राइस पर, ताकि उन्हें बेनिफिट हो। और इसके साथ ही घटिया अनाज बेचते हैं। अगर कभी कोई लेने भी आ जाए उनसे, दुकानदार जो हैं दुकान ही नहीं खोलते कभी कभी। राशन दुकानों में घटिया किस्म के अनाज का पड़ा रहना आम बात है, जो कि बिक नहीं पाता। तो ये बड़ी समस्या साबित हो रही है इस पीडीएस सिस्टम में। जब राशन की दुकानें इन अनाजों को बेच नहीं पाती तो एफसीआई के गोदामों में अनाज का विशाल स्टॉक जमा हो जाता है। हाल के वर्षों में एक और कारण से सार्वजनिक वितरण प्रणाली में गिरावट आई है। पहले प्रत्येक परिवार के पास निर्धन या गैर निर्धन राशन कार्ड था, जिसमें चावल, गेहूं, चीनी जैसी वस्तुओं का निश्चित कोटा होता था और प्रत्येक सामान को निम्न कीमत पर दिया जाता था। जो हम 3 प्रकार के कार्ड देखते हैं वो पहले नहीं थी। अब हम देखते हैं अंत्योदय कार्ड, एपीएल कार्ड और बीपीएल कार्ड, लेकिन वो पहले नहीं था। बड़ी संख्या में परिवार राशन की दुकानों से अनाज खरीद सकते थे, उनका कोटा भी निश्चित था। आय वर्ग में परिवार शामिल है, उनकी निर्धनता रेखा से आय थोड़ी अधिक थी। अब 3 भिन्न कीमतों के टीपीडीएस की व्यवस्था में निर्धनता रेखा से ऊपर किसी भी परिवार को राशन में बहुत कम छूट मिलती है। एपीएल परिवारों के लिए कीमत लगभग उतनी ऊंची है जितनी खुले बाजार में है, इसलिए राशन की दुकान इन चीज़ों की खरीदारी को बहुत कम प्रोत्साहन प्राप्त है। सहकारी समितियों की खाद्य सुरक्षा में भूमिका। सहकारी समितियां जो खाद्य सुरक्षा में क्या भूमिका निभाती हैं? भारत में दक्षिण और पश्चिमी भागों में सहकारी समितियां भी खाद्य सुरक्षा में इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर रही हैं। सहकारी समितियां निर्धन लोगों को खाद्यान्न बिक्री के लिए कम कीमत वाली दुकानें खोलती हैं। उदाहरण के लिए तमिलनाडु में जितनी राशन की दुकानें हैं उनमें से 94% सहकारी समितियों के माध्यम से चलाई जा रही हैं। बहुत बड़ा योगदान है ये भी। दिल्ली में जो मदर डेयरी है वो दिल्ली सरकार द्वारा निर्धारित नियंत्रित दरों पर दूध और सब्जियां उपलब्ध कराने में तेजी से प्रगति कर रही है। गुजरात में दूध उत्पादों में अमूल एक सहकारी समिति है, सफल है जो सहकारी समिति है अमूल। इसने दूध के क्षेत्र में क्रांति ला दी है, देश में श्वेत क्रांति। अमूल का नाम आपने काफ़ी सुना होगा, मिल्क के लिए काफ़ी फेमस है गुजरात की। देश के विभिन्न भागों में और भी ऐसी बहुत सारी समितियां हैं जो योगदान दे रही हैं। इसके साथ ही महाराष्ट्र में अकेडमी ऑफ डेवलपमेंट साइंस एडीएस विभिन्न क्षेत्रों में अनाज बैंकों की स्थापना कर गैर सरकारी संगठनों के लिए नेटवर्क की सहायता की है। एडीएस गैर सरकारी संगठनों के लिए खाद्य सुरक्षा के विषय में प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण कार्यक्रम संचालित करती है। अनाज बैंक अब धीरे धीरे महाराष्ट्र के विभिन्न भागों में खोले जा रहे हैं। अनाज बैंकों की स्थापना गैर सरकारी संगठनों के माध्यम से उन्हें फैलाने, खाद्य सुरक्षा पर सरकार की नीति को प्रभावित करने में एडीएस की कोशिश रंग ला रही है। एडीएस अनाज बैंक कार्यक्रम को एक सफल और एक नए प्रकार के खाद्य सुरक्षा कार्यक्रम में रूप में स्वीकृति मिली है। मतलब अब एडीएस को खाद्य सुरक्षा कार्यक्रम के रूप में स्वीकृति मिल चुकी है और ये काफ़ी बड़ा रोल प्ले कर रहे हैं। किसी भी देश की खाद्य सुरक्षा तब सुनिश्चित होती है जब उसके सभी नागरिकों को पोषक भोजन मिले। मतलब ये नहीं है कि आपको सिर्फ 2 वक्त का भोजन मिल रहा है, नहीं, इसमें प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स भी होने चाहिए जो आपकी बॉडी की डिमांड को पूरा करे। अदरवाइज आप वीक हो जाएंगे और आप बहुत सारी बीमारियों से भी ग्रसित हो सकते हैं। आपको बहुत सारी डिजीज़ हो सकती है, कुपोषण का शिकार हो सकते हैं। फिर आप अच्छे से काम नहीं कर पाएंगे और अच्छी इनकम नहीं होगी। जब आप अच्छे से काम नहीं कर पाएंगे तो आपकी कोई इनकम नहीं होगी और आप देश में कोई भी योगदान नहीं दे पाएंगे। इसलिए किसी भी देश के लिए ज़रूरी होता है कि उसके लोग जो हैं वो स्वस्थ हों और प्रशिक्षित हों, ताकि वो देश की जीडीपी में योगदान दे। सभी व्यक्तियों के पास स्वीकार्य गुणवत्ता के खाद्य खरीदने की सामर्थ्य होती है और भोजन पहुंचने तक कोई अवरोध नहीं होता। निर्धनता से नीचे रह रहे लोग खाद्य की दृष्टि से सदैव असुरक्षित ही रह जाते हैं। संपन्न लोग आपदाओं के समय असुरक्षित हो सकते हैं। यद्यपि भारत का बड़ा वर्ग खाद्य और पोषक तत्वों की सुरक्षा से ग्रसित है। सबसे अधिक प्रभावित समूह है ग्रामीण क्षेत्र में भूमिहीन और गरीब परिवार।
या फिर कम वेतन में लगे लोग, और शहरी क्षेत्रों में मौसमी, ये हम पहले भी देख चुके हैं। अब इसकी समरी क्या है चैप्टर की। देश के कुछ क्षेत्रों में खाद्य की दृष्टि से असुरक्षित लोगों की संख्या में बड़ी संख्या में तुलनात्मक रूप से बहुत अधिक है, और आर्थिक क्षेत्र में पिछड़े राज्यों में जहाँ बहुत अधिक गरीबी है, जनजातीय वाले व दूरस्थ क्षेत्रों में, ऐसे क्षेत्रों में जहाँ प्राकृतिक आपदाएं आती रहती है, ये सब फूड इनसिक्योरिटी से ग्रसित हैं। समाज में सभी वर्गों के लिए खाद्य उपलब्धता के लिए खाद्य सुरक्षा प्रणाली तैयार की गई, जिसके दो घटक हैं, बफर स्टॉक और पीडीएस सिस्टम। बफर स्टॉक क्या है? एफसीआई जो है वो अनाज खरीदता है और बाद में उन्हें पीडीएस शॉप्स पे पहुंचाता है, राशन वितरण दुकानों पे, और वहां से आगे गरीबों को वितरित किया जाता है, या फिर जो फूड इनसिक्योरिटी से ग्रसित हैं उनको। सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अतिरिक्त कई निर्धनता उन्मूलन कार्यक्रम भी शुरू किए गए हैं, जैसे एकीकृत बाल विकास सेवाएं, काम के बदले अनाज, फूड फॉर वर्क, दोपहर का भोजन यानी कि मिड डे मील। मिड डे मील की वजह से बच्चों की जो है स्कूल में प्रेजेंट काफ़ी ज़्यादा बढ़ी है, बच्चों ने स्कूल जाना शुरू कर दिया है, जिससे शिक्षा के स्तर में भी सुधार हुआ है। अंत्योदय अन्न योजना, खाद्य सुरक्षा उपलब्ध कराने में सरकार की भूमिका के अतिरिक्त अनेक सहकारी समितियां और गैर सरकारी संगठन भी हैं जो तेजी से काम कर रहे हैं, जैसे कि अमूल और महाराष्ट्र का संगठन। इस तरह हमने ये चैप्टर देखा, जिसमें हमने देखा कि खाद्य सुरक्षा कितनी जरूरी है, कौन कौन से लोग खाद्य असुरक्षा से ग्रसित हैं, और इसके साथ ही मौसमी और दीर्घकालिक भूखमरी के बारे में भी हमने जाना। मौसमी जो होती है तब होती है जब हमें कुछ समय काम नहीं मिलता, कुछ समय मिलता है और हम फूड अफोर्ड नहीं कर पाते। दीर्घकालिक तब होती है जब आप लंबे समय तक बिना न्यूट्रिएंट्स वाला या फिर फूड ना ही मिलता हो। उसके बाद हमने देखा बफर स्टॉक जो कि एफसीआई करता है, और उसके बाद हमने उसकी कमियां भी देखी कि वहाँ पे पड़ा पड़ा काफ़ी सारा अनाज ख़राब हो जाता है, और बफर स्टॉक में काफ़ी एक्स्ट्रा अनाज है उनके पास जितना होना चाहिए उससे, तो उससे भी अनाज काफ़ी ख़राब हो जाता है, चूहे उन्हें खा जाते हैं। उसके बाद हमने देखा पीडीएस सिस्टम। उसके बाद हमने उसकी कमियां भी देखी कि जो पीडीएस डीलर्स होते हैं वो खुद बेनिफिट कमाने के लिए उतनी कीमतों पर बेचते हैं, या फिर जो खराब अनाज होता है उसको गरीबों में वितरित करते हैं और बाकी वो बेच देते हैं। तो ये था हमारा आज का चैप्टर। आई होप आपको समझ आया होगा। थैंक यू सो मच।